नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका फिर से बहुत ही स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो देखिए, आप सब जैसा जानते हैं कि आज एसबीआई कार्ड्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए और रिजल्ट्स के प्रॉफिट में भारी गिरावट है। लेकिन बस इतना जान लेने से आपको यह नहीं पता चलने वाला है कि एसबीआई कार्ड्स आगे कैसी परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स के अंदर कुछ छुपा हुआ है जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो इसके रिजल्ट को अच्छे से एनालिसिस करने की काफ़ी ज़रूरत है, उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि आगे यह किस तरह की परफॉर्म करने वाली है। तो इस वीडियो में इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और साथ में वीडियो के अंत में यह भी डिस्कस करेंगे कि एसबीआई कार्ड्स का शेयर अगर आपके पास है तो इसे क्या करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर और भी बाई करना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको कि काफ़ी इंटरेस्ट है एसबीआई कार्ड्स में। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला काफ़ी बढ़ता है और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टेप बढ़ाते हैं। तो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज हैज़ रिपोर्टेड 66.5% फॉल in its Q4 net profit to rupees 83.5 crore from 249 crore in the year ago period। मतलब कि जो पिछला यही क्वार्टर था पिछले साल का, उसमें 249 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी और अभी जो प्रॉफिट हुई है वह 83.5 करोड़ की है। मतलब कि 66.5% जो है प्रॉफिट में डिक्लाइन हुई है। द कंपनीज रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर द was up 21% at rupees 2510 crore from 2076 करोड़। देखिए, इसमें एक बात यह समझने लायक है कि जो रेवेन्यू है कंपनी की वह ज़्यादा जनरेट हुई है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में आप देखें तो पिछले क्वार्टर में 2076 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुई थी और इस क्वार्टर में 2510 मतलब 2510 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुई है। तो रेवेन्यू में तो 21% इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 66.5% की फॉल आई है। तो यही बात समझनी है कि ऐसा क्यों है। यह बात काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सारे लोग नहीं बताएंगे। देखिए, एक तो होती है अर्निंग, एक होती है प्रॉफिट। अर्निंग मतलब तो जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुई है वह अर्निंग हो गई और उसमें से जो एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे वह प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट तो यहाँ पर हमारी नेट घटी है, लेकिन अर्निंग्स मतलब कि जो कंपनी की कमाई है वह बढ़ी है। तो ऐसा क्यों हुआ है, चलिए देखते हैं। देखिए, इम्पेयरमेंट लॉसेस एंड बैड डेप्ट of the company jumped 138% year on year to rupees 838.18 crore during the quarter under review. Total expenditure rose 41.79% year on year to 2398.31 करोड़। तो देखिए, इसमें एक जो टर्म आ रही है इम्पेयरमेंट लॉसेस, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के कारण जो हमारा रेवेन्यू है वह रेवेन्यू तो ज़्यादा जनरेट हुई है लेकिन प्रॉफिट कम हुई है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने लॉस किया है, कंपनी के बिजनेस मॉडल के कारण कंपनी को लॉस हुई है। इसका जो लॉस हुआ है वह इम्पेयरमेंट लॉसेस के कारण रेवेन्यू आपको कम दिख रही है। तो पहले इम्पेयरमेंट लॉसेस को समझ लेते हैं। देखिए, यह होता क्या है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ मशीनरीज होती है, कुछ व्हीकल्स होती है, कुछ टूल्स होती है, कुछ ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए कोई भी एक इंडस्ट्रीज़ है, उसमें कुछ मशीनरीज हैं, तो उस मशीनरी को परचेस करने में, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ये इम्पेयरमेंट लॉस को समझाने के लिए, मान लीजिए कोई मशीनरी इंस्टॉल की गई है जिसकी की कीमत 1 लाख रुपए है और आज से 3 साल बाद उसकी जो कीमत है, एक तो डिप्रेसिएशन भी होगी, मतलब कि साल बाई साल उसकी वैल्यू भी कुछ गिरती जाएगी। तो मान लीजिए कि 10% वह गिर रही है, तो 10 मतलब कि 30,000 रुपीज़ उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू गिर गई। मतलब कि 1 लाख रुपए में आज लिया था और आने वाले 3 साल में वह हो जाएगी 70,000 की। लेकिन उसकी जो 3 साल के बाद जो करंट फेयर वैल्यू होगी, जिसको आप अगर मार्केट में सोल्ड करोगे, बेचने जाओगे, तो वह आपको 50,000 ही मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 1 लाख में लिया था, 3 साल में डिप्रिशिएशन हो गई 30,000, उसके बाद आपका कैरिंग वैल्यू हुई 70,000, लेकिन आपको परचेस, आपको सोल्ड कितने में हो रहा है, 50,000 में। मतलब कि 20,000 जो हुआ वह आपका लॉस हो गया और वही कहलाता है इम्पेयरमेंट लॉसेस। 20,000 जो है वह आपका ओवर वैल्यूड है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो भी इसको इम्पेयरमेंट लॉसेस हुई हैं, एसबीआई कार्ड्स के बिजनेस को रन करने में जो भी इक्विपमेंट लगी, मान लीजिए कुछ कंप्यूटर्स लगे, ऑफिसेज लगी, कुछ इक्विपमेंट्स लगे, तो उन्हीं के कारण इनको जो
इम्पेयरमेंट लॉसेस हो रही है। उसी का कारण है कि जो एक्सपेंडिचर है वह भी देख सकते हैं आप, टोटल एक्सपेंडिचर रोज 41.79% ईयर ऑन ईयर टू 2398, मतलब एक्सपेंडिचर भी बढ़ गई। और इसी का कारण है कि आपको जो रेवेन्यू है वह तो ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट कम आई है। तो इसको बहुत बड़ी निगेटिविटी के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेस मॉडल सही है, सब कुछ सही है, कुछ इम्पेयरमेंट लॉसेस ज़्यादा हो गए हैं जिसके कारण कि आपको प्रॉफिट कम जनरेट हो रही है। आगे देखिए, सबसे अच्छी बात जो है, जो एसेट क्वालिटी है कंपनी की वह इम्प्रूव हुई है। देखिए, द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNPA was at 2.01% versus 2.44%, and the provision coverage ratio stood at 67.20% versus 66.48% ईयर ऑन ईयर। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से समझे, उसके लिए आपको एनपीए भी समझना चाहिए। तो देखिए, शॉर्ट में मैं आपको एनपीए बता देता हूँ कि देखिए, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो बैंकें होती हैं वो लोन देती है। मान लीजिए बैंकों ने लोन दिया किसी कस्टमर को और वह 90 दिन के अंदर एक भी रुपए का पेमेंट नहीं किया, उस प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं किया, ना ही उस पर जो इंटरेस्ट आती है उसका पेमेंट किया, तो इसे कहेंगे हम एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि वह पैसा हमारा फंस गया, वह पैसा हमें नहीं मिला। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है कि इस क्वार्टर में जो एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था, उसमें कमी आई है। पहले 2.44 थे और अभी 2.01% हो गए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एनपीए का कम होना बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। आगे देखिए, प्रोविज़न कवरेज रेशियो जो है वह 67.20 है। इसे भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए बैंक ने किसी को लोन दिया, 1 लाख रुपए का लोन दिया और वह 90 दिन के अंदर वह उसे नहीं चुका पाया। और मान लीजिए कि बैंक के पास इतनी ही पूंजी थी और उसने सारा पैसा लोन में दे दिया किसी को और वह लोन को नहीं चुकाया 90 दिन के अंदर, तो अब क्या होगी? वैसे में तो बैंक डूब जाएगी। तो इसके लिए आरबीआई ने एक नॉर्म निकाला कि अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं और आपको डर है कि वह एनपीए हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आपको कुछ फंड, कुछ कैश अपने पास रिजर्व में रखने होंगे। और इसी के रेशियो को कहते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। इसका मतलब हुआ कि देखिए 67.20% है, मतलब कि आपने अगर 100 रुपये किसी को लोन दिया और वह बैड लोन हो गई, एनपीए हो गई, तो आपके पास 67.20 रुपीज़ एक्सेस पड़े होने चाहिए ताकि आप उससे अपना कामकाज चला सके, ताकि बैंकें डूबे नहीं। तो देखिए, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी अच्छी हुई है। पहले जो 66.48% थी, अब वह 67.20% हुई है। मतलब कि अगर बैड लोन वगैरह होती भी है तब भी कंपनी के पास कैश मौजूद है और उससे निपट सकती है। तो आपने देखा कि रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन उतने भी बुरे नहीं हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है। तो देखिए, कोविड का जो इम्पैक्ट है, ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड का इम्पैक्ट इस पर पड़ेगी तो इसको और अभी हालत आगे ख़राब होने वाली है। तो भाई मेरे देखो, कोविड का इम्पैक्ट तो सभी पर पड़ने वाला, बैंकों पर पड़ने वाला है, एनबीएफसीज पर पड़ने वाला है, मेटल सेक्टर पर पड़ने वाला, ऑटो पर पड़ने वाला है। यार, ऑटो में तो और बुरी हाल है। गाड़ियाँ कौन खरीदेगा इस लॉकडाउन में? कौन गाड़ियाँ खरीदेगा? खाने पीने को नहीं है यार, गाड़ी पर कौन घूमना भी पसंद करेगा? तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, सारों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो केवल इसको अलग से ट्रीट करना कि नहीं ये कोविड के कारण इसका और बुरा हाल होगा, वैसी बात नहीं है। जैसे आप और भी सेक्टर्स को ट्रीट कर रहे हो, इसको भी आप उसी तरह देखो और उसी की तरह एनालाइज करो, तो आपको एक बेटर पिक्चर देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके शेयर में आपको क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि एसबीआई कार्ड्स का चार्ट खुल गया है। इसमें देखिए आज एक गिरावट देखने को मिली। हालांकि रिजल्ट जो मार्केट ओपन रहते ही आ गई थी, उसमें आपको करीब लास्ट के आधे घंटे में एक शार्प अप डाउन देखने को मिला होगा। तो उसका यही कारण था, जो रिजल्ट आए थे तो उस समय कन्फ्यूज़न थी लोगों में कि समझ नहीं पा रहे थे कि इसके रिजल्ट को क्लियरली करना क्या है। तो उसके कारण आपको एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला होगा लास्ट में। तो देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास शेयर ऑलरेडी हैं इसके, तो आप इसे होल्ड करो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है कि एट लास्ट यह जो गिरावट होगी इसमें 450 के लेवल तक गिरावट होगी, क्योंकि उसके बाद देखिए एक यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है इसको। पाइवोट पॉइंट, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, यह पाइवोट पॉइंट 452 पर यह एक सपोर्ट दे रही है। उससे पहले भी इसे सपोर्ट मिल रही है। देखिए कि यहाँ 498 पर एक सपोर्ट मिल रही है और उससे ऊपर यह 527 पर सपोर्ट मिल रही है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत गिरेगी, तो 450 के लेवल के आसपास से इसमें फिर आपको एक कमबैक देखने को मिलना चाहिए। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी अगर आपके पास है शेयर तो आप इसको होल्ड करो, और अगर अभी नहीं है आपके पास तो
आप थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अभी थोड़ी गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। 550 के आसपास है, तो 500 तक आने का आप वेट करो, 510 520 तक भी आने का आप वेट करो। उसके बाद आपको एक्यूमुलेशन शुरू कर देना है। लमसम में नहीं खरीदना, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, क्योंकि शेयर मार्केट है, कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ही चलती है। जब सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लग रही है कि 450 के आसपास आकर यहाँ से आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो आपको करना यही है कि 510 520 के आसपास, 500 के आसपास आपको एक्यूमुलेशन शुरू कर देना है। कुछ कुछ क्वांटिटीज़ करके आपको बाइंग करनी है, और जैसे ही नीचे चलती जाती है आपको अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है। क्योंकि देखिए शेयर बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं, लेकिन आप शॉर्ट टर्म में भी इससे अच्छे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।